बड़ा कष्ट दिया। क्यों बहन, आज भी यदि उन्हें नहीं भूली होगी तो अवश्य ही कष्ट होगा, किंतु लाचारी है। और यदि असावधानतावश कोई अपराध हुआ हो तो अपने सहज गुण से इस स्नेहाकांक्षणी मनो बहन को क्षमा करना। पार्वती ने कहा, तुम साथ चलोगे? रास्ते में अगर मर जाऊंगी तो मुंह में आग देने के लिए बड़े लड़के की जरूरत पड़ेगी। महेंद्र ने और कुछ नहीं कहा। पालकी आने पर दोनों आदमियों ने प्रस्थान किया। चौधरी जी यह सुनकर व्यग्र हो उठे। दास दासियों से पूछा, किंतु कोई ठीक कारण नहीं बता सका। तब उन्होंने अपनी बुद्धि से और 5 दरबान दास दासियां भेज दी। एक सिपाही ने पूछा, रास्ते में भेंट होने पर पालकी लौटा लावे कि नहीं? उन्होंने कुछ सोचकर कहा, नहीं, लौटा लाने का कोई काम नहीं है, तुम लोग साथ जाना जिससे कोई तकलीफ ना हो। उसी दिन संध्या के बाद दोनों पालकियां ताल सोनापुर पहुंची, किंतु देवदास गांव में नहीं थे। उसी दिन दोपहर में कलकत्ता चले गए थे। पार्वती ने सिर पीट कर कहा, दुर्भाग्य, और फिर मनोरमा के साथ भेंट की। मनोरमा ने पूछा, क्या देवदास को देखने आई थी? पार्वती ने कहा, नहीं, साथ ले जाने के लिए आई थी। उनका यहाँ पर अपना कोई नहीं है। क्या कहती हो? जरा भी लज्जा नहीं करती? लज्जा और फिर किससे? अपनी चीज अपने साथ ले जाऊंगी, इसमें लज्जा क्या है? छिची, क्या कहती हो? जिससे जरा भी संपर्क नहीं, ऐसी बात मुंह पर ना लाओ। पार्वती ने मलिन हंसी हंसकर कहा, मन्नो बहन, ज्ञान होने के बाद से जो बात मेरे हृदय में बस रही है, जब तब वही मुख से बाहर निकल जाती है। तुम बहन हो, इसी से इन बातों को सुन लेती हो। दूसरे दिन पार्वती माता पिता के चरणों में प्रणाम करके फिर पालकी पर सवार होकर चली गई। आज 2 वर्ष हुए। चंद्रमुखी ने अपने रहने के लिए अशतझुरी गांव में छोट नदी के तीर पर एक ऊंची जगह में 2 छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए हैं। पास ही में एक खलियान है, वहाँ पर उसकी एक हष्ट पुष्ट काली गाय बंधी रहती है। दोनों घरों में एक रसोई घर और भंडार है तथा दूसरे में वह सोती है। सोकर उठने से पहले ही राम वागदी की स्त्री सब घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ कर देती है। मकान के चारों ओर सहन बना है। बीच में एक बेर का पेड़ है और एक तुलसी की चोन तरिया है। सामने नदी की धार है। उसके आसपास लोगों ने खजूर और केले आदि के वृक्ष लगा रखे हैं। चंद्रमुखी को घरेहू इस घाट का उपयोग और कोई नहीं करता। वर्ष काल में नदी के फनाने पर चंद्रमुखी के मकान के नीचे तक जल आ जाता है। उस समय लोग व्यग्र हो उठते हैं और कुदाली से मिट्टी खोदकर जगह को ऊंची बनाने के लिए दौड़ आते हैं। गांव में ऊंची जाति के लोग नहीं रहते। किसान, अहिर, काहर, कुर्मी, वागदी, 2 घर कलवार और 2 घर चमार रहते हैं। चंद्रमुखी ने गांव में आकर देवदास को सूचना दी। उत्तर में उन्होंने कुछ और रुपये भेज दिए। इन रुपयों में से चंद्रमुखी गांव के लोगों को उधार देती है। आपद विपद में सभी आकर उससे रुपया उधार ले जाते हैं। चंद्रमुखी सूद नहीं लेती। उसके बदले कंद मूल शाक भाजी जिसकी जो इच्छा होती है दे जाता है। अमल के लिए भी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करती। जो नहीं दे सकते वे नहीं देते। चंद्रमुखी हंसकर कहती, अब तुझे कभी ना दूंगी। वह नम्र भाव से कहता, माँ ऐसा आशीर्वाद दो कि इस बार अच्छी फसल हो। चंद्रमुखी आशीर्वाद देती, किंतु यदि फिर अच्छी फसल न होती तो वे फिर रोते हुए आकर हाथ पसारते और चंद्रमुखी फिर देती। मन ही मन हंसकर वह कहती, वे अच्छी तरह से रहें, मुझे रुपये पैसे की क्या कमी है। किंतु वे कहाँ हैं? प्रायः 6 महीने हुए, उसे कोई खबर नहीं मिली, किंतु कोई जवाब नहीं मिला। रजिस्ट्री लगाई, वह लौट आई। चंद्रमुखी ने एक ग्वाले को अपने घर के पास बसा रखा था। उसके लड़के के विवाह में 10.5 गड़े रुपये से सहायता दी थी। एक जोड़ा कड़ा भी खरीद दिया। इसका सारा परिवार चंद्रमुखी का आश्रित और आज्ञाकारी था। एक दिन प्रातः काल चंद्रमुखी ने भैरव ग्वाला को बुलाकर कहा, भैरव, यहाँ से ताल सोनापुर कितनी दूर है जानते हो? भैरव ने सोचकर कहा, यहाँ से कोई 2 धाप पर कचहरी है। चंद्रमुखी ने पूछा, वहाँ पर जमींदार रहते हैं? भैरव ने कहा, हाँ, वे भारी जमींदार हैं। यह गांव भी उन्हीं का है। आज 3 वर्ष हुए उनका स्वर्गवास हो गया। उनके श्राद्ध में सारी प्रजा ने 1 महीने तक पूरी तरकारी खाई थी। अब उनके 2 लड़के हैं। वे लोग भारी आदमी हैं, राजा है राजा। चंद्रमुखी ने पूछा, भैरव, तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो? भैरव ने कहा, क्यों नहीं पहुँचा सकता, जिस दिन इच्छा हो चलो। चंद्रमुखी ने उत्सुक होकर कहा, तब चलो ना भैरव, मैं आज ही चलूंगी। भैरव ने विस्मित होकर कहा, आज ही? फिर चंद्रमुखी के मुख की ओर देखकर कहा, तो तुम जल्दी से रसोई पानी से निपट लो और मैं भी तब तक थोड़ी फरूही बांध कर आता हूँ। चंद्रमुखी ने कहा,
आज मैं रसोई करूंगी नहीं, भैरव तुम फरोही लेकर आओ। भैरव घर पर गया और कुछ फरोही चादर में बांधकर एक लाठी हाथ में लेकर तुरंत लौट आया। कहा, तब चलो, पर क्या तुम कुछ खाओगी नहीं? चंद्रमुखी ने कहा, नहीं भैरव, अभी मेरा पूजा पाठ नहीं हुआ है, अगर समय पाऊंगी तो वहीं पर सब करूंगी। भैरव आगे आगे रास्ता दिखलाता हुआ चला। पीछे पीछे चंद्रमुखी बड़े कष्ट के साथ पगडंडी के ऊपर चलने लगी। अभ्यास न रहने के कारण दोनों कोमल पांव क्षत विक्षत हो गए। धूप के कारण सारा मुख लाल हो उठा। खाना पीना कुछ न होने पर भी चंद्रमुखी खेत पर खेत पार करती हुई चलने लगी। खेतीहर किसान लोग आश्चर्यित होकर उसके मुख की ओर देखते थे। चंद्रमुखी एक लाल पाड़ की साड़ी पहने हुई थी, हाथ में 2 सोने के कड़े पड़े हुए थे, सिर पर ललाट तक घूंघट था और सारा शरीर एक मोटे बिछोने की चादर से ढका हुआ था। सूर्य देव के अस्त होने में अब और अधिक विलम्ब नहीं है। उसी समय दोनों गांव में आकर उपस्थित हुए। चंद्रमुखी ने थोड़ा हंसकर कहा, भैरव तुम्हारा 2 धाप इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गया? भैरव ने इस परिहास को न समझकर सरल भाव से कहा, इस बार तो चली आई, पर क्या तुम्हारी सूखी देह आज ही फिर लौटकर चल सकेगी? चंद्रमुखी ने मन ही मन कहा, आज क्या जान पड़ता है, कल भी ऐसे इतना रास्ता नहीं चल सकूंगी। प्रकाश ने कहा, भैरव क्या यहाँ गाड़ी नहीं मिलेगी? भैरव ने कहा, मिलेगी क्यों नहीं, बैलगाड़ी मिलेगी, कहो तो ठीक करके ले आवे। गाड़ी ठीक करने का आदेश देकर चंद्रमुखी ने जमींदार के घर में प्रवेश किया। भैरव गाड़ी का प्रबंध करने दूसरी ओर चला गया।